हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत है। और आज की हमारी क्लास है क्लास फोर्थ और फिफ्थ। आज हम क्लास फोर्थ और फिफ्थ को पढ़ाएंगे गणित में अपवर्त्य और अपवर्तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, तो आप इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा और पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपवर्त्य की कि अपवर्त्य क्या होता है। अपवर्त्य का दूसरा नाम होता है गुणज। ठीक है, गुणज का मतलब होता है गुणा। तो आपको गुणा से याद रखना अपवर्त्य को आसान रहेगा। ठीक है, तो अपवर्त्य का आप दूसरा नाम याद रखिए गुणज, ताकि आपके दिमाग में गुणज से सीधे गुणा आ जाए। अब हम देखते हैं कि अपवर्त्य निकालते कैसे हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिख रखे हैं, हम उनकी सहायता से समझेंगे कि हम अपवर्त्य कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दो के अपवर्त्य निकालने हैं। तो दो के अपवर्त्य का मतलब है इस वाली संख्या में 1 2 3 4 से गुणा करते चले जाओ और अपवर्त्य निकलते चले आएंगे। जैसे 2 में 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2, 2 में 2 से करेंगे तो 4, 3 से करेंगे तो 6, 4 से करेंगे तो 8, 5 से करेंगे तो 10, 6 से करेंगे तो 12, 7 से करेंगे तो 14, और ऐसे ही काफ़ी सारे अनंत तक हम अपवर्त्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी संख्या के जो अपवर्त्य होते हैं वो उस संख्या में 1 2 3 4 की गुणा करने पर मिलते हैं। तो एक तरह से ये हमारा पहाड़ा बन गया, है ना। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14। तो अपवर्त्य का मतलब एक तरह से पहाड़ा ही होता है, अगर आप इसे मोटी मोटी भाषा में दिमाग में रखना चाहेंगे तो समझने के लिए। ठीक है, तो अपवर्त्य का मतलब क्या है? पहाड़ा। वैसे परिभाषा के रूप में बात करें तो अपवर्त्य का मतलब होता है किसी संख्या में 1 2 3 4 यानी किसी भी संख्या की गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो हमारी अपवर्त्य होती है। अपवर्त्य में जो भी संख्याएं मिल रही हैं वो सारी इस संख्या से पूरी पूरी विभाजित होंगी। विभाजित का मतलब है अगर इन सब में इससे भाग दिया जाएगा तो शेषफल 0 आएगा। जहाँ भी विभाजित होने की बात मैं करूँगा इस वाली अभ्यास में, तो उसका मतलब ये है कि वो भाग करने पर शेषफल 0 आए। ठीक है, तो 2 के अपवर्त्य समझ में आ गए। 5 के अपवर्त्य निकालने तो 5 का पहाड़ा लिख दो। 5 का 5, 5 ने 10, 5 से 15, 5 एक 20, 5 पंजे 25, 5 एक 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। ये हमने इसमें 1 2 3 4 की गुणाई तो करी है। देखो, 1 की करी, 2 की करी तो ये आया, 3 की करी तो ये आया, 4 की करी तो ये आया, 5 की करी तो ये आया, ऐसे ही आगे आए हैं। 7 के अपवर्त्य निकालने तो ये 7 का पहाड़ा लिख दिया। अब आगे थोड़ा मैंने बदल के लिखा, उदाहरण नंबर 4 जो है पेपर में इस तरीके से सवाल आपका आ सकता है कि 12 के प्रथम 8 अपवर्त्य लिखिए। तो हमें पूरा 12 का पहाड़ा नहीं लिखना है, शुरू के 8 बार लिखना, यानी कि 8 तक। तो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, क्योंकि कितने अपवर्त्य पूछे थे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हमने 12 का लिख दिया पहाड़ा। अगला है 15 के प्रथम 5 अपवर्त्य लिखिए। तो 15 का पहाड़ा कितनी बार लिखना है हमें? 5 बार। 15, 30, 45, 60, 75। समझ में आ गया आपको? तो ये तो हो गया अपवर्त्य। अपवर्त्य का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पहाड़ा। जितने भी अपवर्त्य पूछे उतनी बार हम पहाड़ा लिख देंगे, या फिर अपवर्त्य का वैसे मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 से गुणा करना भी। अब बात करते हैं अपवर्तक की। ठीक है, अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक का दूसरा नाम है गुणनखंड। ठीक है, अपवर्तक का दूसरा नाम क्या है? गुणनखंड। तो अपवर्तक को समझते हैं, उदाहरण की सहायता से समझेंगे, परिभाषा पे मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उदाहरण से हमें समझना है सवाल को। 12 के अपवर्तक लिखने हैं। अब अपवर्तक होता क्या? अपवर्तक होता है कि 12 में किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। किस किस संख्या से हम भाग करें 12 में कि शेषफल 0 आ जाए, और उसे अगर गणित की भाषा में हम यूज करते हैं तो वो कहते हैं किस किस संख्या से ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या का जब भी हम अपवर्तक निकालते हैं तो दो संख्याएं फिक्स होती हैं। एक तो ये एक, देखो हर किसी में एक आ रहा है ना, और एक वो संख्या खुद। ये दो संख्या हमारी होती हैं फिक्स, एक तो एक और एक वो संख्या खुद। ठीक है, जैसे 12 के निकालेंगे तो 1 और 12 तो 2 फिक्स हो गए, और 12 में देखो 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा और 6 से चला जाएगा। तो ये हमारे हो गए 12 के अपवर्तक। 15 की बात करते हैं तो 2 तो फिक्स हो गए, 1 और 15, ये दो तो फिक्स हो गई, ये पहला 1 और बड़ा 15। और किस किस से भाग चला जाएगा 15 में? देखो 3 से चला जाएगा और 5 से। क्या और किसी संख्या से जा सकता है? क्या 6 से चला जाएगा, 8 से चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये इसके 4 अपवर्तक हो गए। 20 के अपवर्तक लिखने हैं तो देखो 1 और 20, दो तो फिक्स हो गए, सबसे छोटा 1 होता है, सबसे बड़ा वो संख्या खुद होती है।
और देखो 2 से पूरा भाग चला जाएगा 20 में, 4 से चला जाएगा, 5 से चला जाएगा और 10 से चला जाएगा, और किसी संख्या से नहीं जाएगा। 30 में किस किस संख्या से भाग चला जाएगा? देखो 1 और 30 दो तो हैं, ये दोनों तो लिखने ही है शुरू में और आखिर में। और देखो 2 से चला जाएगा पूरा पूरा, मैंने यहाँ करके भी दिखा रखा है कितनी बार गया है, 15 बार। शेषफल कितना बचा है? 0। 3 से चला जाएगा, 3 धाम 30 होते हैं, 10 बार। 5 से चला जाएगा, 5 छक्के 30। 6 से चला जाएगा, 6 पंजे 30। 10 से चला जाएगा, 10 तिया 30। और 15 से चला जाएगा, 15 दूनी 30। ठीक है, ये 2 सवाल मैंने आपके लिए छोड़े हुए हैं, आप इन्हें करोगे। इसके बाद मैंने 81 के निकाल के दिखा रखे। 81 के अपवर्तक कौन कौन से होंगे? एक तो 1 और एक 81, ये 2 हमारे हैं बिल्कुल फिक्स। और 81 में कौन कौन सी चीज़ों से भाग चला जाएगा? 3 से भाग चला जाएगा 81 में, 9 निमा 81 होते हैं, और 27 से भी। थोड़ी बड़ी संख्या इसलिए मैंने इसके लिख दिए हैं, आप अगर दिमाग लगाएंगे तो आप भी बड़ी संख्याओं के ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको अपवर्तक समझा दिया है। अपवर्तक के बारे में 2 नीचे बातें लिखी हुई हैं, इन्हें याद रखिएगा। संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है, आप देख सकते हैं सबसे छोटा हमेशा कौन सा आता है? 1। और सबसे बड़ा अपवर्तक कौन सा होता है? वो संख्या स्वयं। स्वयं मतलब वो खुद। जैसे 81 का सबसे बड़ा 81 है, 30 का सबसे बड़ा 30 है, 20 का सबसे बड़ा 20 है। तो अपवर्तक आपको समझ में आ गया, अपवर्त्य आपको समझ में आ गया। अब आगे की बातें देखते हैं। आगे है हमारे अब सम और विषम संख्याएं। ये भी काफ़ी ज़रूरी है, हो सकता है आपने चौथी क्लास में पढ़ी हो, या तीसरी क्लास में पढ़ी हो। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या का मतलब होता है जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। देखो विभाजित शब्द का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया था, मैंने इसे लाल से अंडरलाइन भी कर रखा है। विभाजित का मतलब होता है 2 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 0। मतलब 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं। उदाहरण है 2 का पहाड़ा लिख दो, वो सारी सम संख्याएं होती हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, क्योंकि उन सब में 2 से भाग करेंगे तो शेषफल कैसा आएगा? 0। अगर बड़ी संख्याओं की बात करें, जैसे मैंने ये बड़ी संख्या लिखी हुई है 8, 7, 6, 4, 2, और ये बताना समय या विषम है, तो इसमें भाग करने की जरूरत नहीं है 2 से, केवल इसका इकाई का अंक देखेंगे। अगर इसका इकाई का अंक 2 से विभाजित हो रहा है पूरा पूरा तो वो सम है। तो 2 है तो 2 से विभाजित हो ही जाएगा, तो ये कैसे होगी? सम। इसका इकाई का अंक 0 है तो 0 भी 2 से विभाजित हो जाता है, तो वो भी हो गया सम। इकाई का अंक कितना है इस संख्या का? 8। 8 भी 2 से कट जाएगा 4 बार, तो ये हो गया सम। तो बड़ी संख्याओं का पता लगाना सम और विषम में, तो केवल उनके इकाई के अंक से ही पता चल जाता है कि वो संख्या सम है या विषम है। ठीक है, इसकी ठीक उल्टी है विषम। जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं, अगर उसमें 2 से भाग करेंगे तो शेष बचेगा, या तो 1 बचेगा या 3 बचेगा। कितना भी शेष बचे पर शेष जरूर बचेगा। ये उदाहरण है हमारा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। बड़ी बड़ी संख्याओं में पता लगाना है तो ऐसी पता लगाएंगे, जैसे इसमें मान लो ये संख्या लिखी, इसमें भी केवल इकाई का अंक देखने से पता चल जाएगा संख्या सम है या विषम है। अगर इसमें इकाई का अंक 2 से कट जाएगा तो सम है, वरना विषम है। तो इकाई का अंक कितना है इसमें? 7 है। 7 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 2 तिया 6 ही होता है, फिर 2 चौका 8 आ जाता है, तो ये सम नहीं है, ये क्या हो गई फिर? विषम। ऐसे इसमें आ रहा 1, 1 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, तो ये कैसी हो गई? विषम। और एक उदाहरण लिख के बता देता हूँ, इसमें इकाई का अंक कितना है? 9। क्या 9 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, तो ये क्या होगी हमारी? विषम। ठीक है, तो सम और विषम समझ में आ गई। जो 2 से कट जाए वो सम, जो ना कटे वो विषम। और बड़ी संख्याओं में केवल इकाई का अंक देख के पता चल जाएगी वो संख्या सम है या विषम। अब आगे की संख्याओं की बात करते हैं। आगे है हमारी भाज्य और अभाज्य संख्या। ये भी बहुत ज़रूरी संख्याएं हैं, आपको इन्हें पता होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछ सकता है, आपके पास पड़ोस का आपका बड़ा भाई या टीचर या कोई भी इंस्पेक्शन आपके स्कूल में करने आएगा तो वो भी पूछ सकता है। तो आपको ये जानकारी इन संख्याओं की जरूर होनी चाहिए कि सम संख्या क्या है, विषम क्या है, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है। इन संख्याओं को आपको पता होना चाहिए। तो हम भाज्य संख्या की बात करते हैं। तो भाज्य का, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि भाज्य का मतलब होता है भाजित होना, भाजित हो रही है। भाज्य मतलब भाजित, और भाजित का मतलब होता है पूरी पूरी कटना। ठीक है, तो भाज्य संख्या का मतलब है, इसका दूसरा नाम यौगिक संख्या भी कहते हैं। वैसे ज़्यादातर भाज्य संख्या ही आपको किताबों में मिलेगी, फिर भी मैंने बता दिया कि इसका दूसरा नाम यौगिक संख्या भी है। पहले इसकी परिभाषाएं पढ़ते हैं। परिभाषा से वैसे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं आपको जो उदाहरण समझाऊंगा उससे आपको समझ में आना है। फिर भी एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं। जो संख्याएं एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। देखो, जब कोई संख्या आप लोगे तो एक और वो खुद 2 संख्याओं से तो वो हमेशा कट जाएगी। कोई सी भी संख्या ले लो, मान लो मैंने 80 ले ली,
तो 80 एक और अपने आप से तो कट ही जाएगी। मान लो मैंने 73 ले ली, 73 आपको पता है 7 और 3, तो एक से भी कटेगी और 73 से भी कटेगी। तो संख्या आप कोई सी भी ले लो, वो एक से और स्वयं मतलब अपने आप से तो उसमें भाग चला ही जाएगा, ये तो सिंपल सी बात है। तो वो हमारी संख्या इनके अलावा किसी और संख्या से भी भाग चला जाए तो वो भाज्य है, और केवल एक और स्वयं से ही जाए तो वो अभाज्य है। मैं दोनों संख्याओं को एक साथ ही पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि परिभाषा एक दूसरे की उल्टी है। केवल एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से भी कट जाए तो भाज्य है, और एक और स्वयं से ही कटे तो वो अभाज्य है। एक और इसकी परिभाषा नीचे जो आपकी किताब में वो दे रखी है, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक अपवर्तक हों। अपवर्तक मैंने अभी आपको पढ़ाया है, जैसे ये सब संख्याओं के अपवर्तक मैंने पढ़ाए हैं। इनके अपवर्तक कितने हैं? 6। इसके कितने हैं? 4। इसके कितने हैं? 6। तो जिसके केवल 2 ही अपवर्तक हो, कौन कौन से? एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो वो होती हैं अभाज्य। और इन 2 के अलावा बीच में कोई से भी आ जाए, चाहे एक ही आए, तो वो होगी भाज्य। सर ये सारी कैसी संख्याएं फिर हमारी? भाज्य संख्याएं हैं, है ना, क्योंकि इनके बीच में भी आ रहे हैं। अब उदाहरण समझते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिख रखा है 4, 6, 8, 15, 16, 20, 25, 30 और भी बहुत सारी होती हैं। अब 4 कैसे हमारी भाज्य संख्या कैसे पता चलेंगे? तो देखो 4 किसी पहाड़े में आता है एक के और खुद के अलावा। 2 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता? तो 4 किस किस पहाड़े में आता है? 1 में, 2 में और 4 में। तो 1 और 4 के अलावा 2 भी इसमें आ रही है, तो ये कैसी हो गई? भाज्य। 6 कौन कौन से पहाड़े में आएगी? देखो 1 में आएगी, 2 में आएगी, 3 में आएगी और 6 में आएगी। मैं अपवर्तक ही तो लिख रहा हूँ इसके, ये अपवर्तक ही तो हैं जो भी पीछे पढ़ाए हैं। तो इसके 2 से ज़्यादा अपवर्तक है कि नहीं है? देखो 2 और 3 से और कट रही है ये संख्या, तो ये हमारी कैसी है फिर? भाज्य संख्या। 15 है, 15 के मैंने पीछे भी लिखे थे, कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5 और 15। तो 1 और 15 के अलावा खुद भी इसके 2 और हैं, तो ये भी कैसे है? भाज्य संख्या। अब मोटी मोटी भाषा में समझा देता हूँ भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ये तो होगी किताबी भाषा। अब भाज्य संख्या वो होती है जो आपको दिमाग में याद रखनी है, ऐसी संख्याएं जिनमें जो किसी और संख्या से भी कट जाती हैं, या जो संख्याएं किसी पहाड़े में आती हैं। आप ऐसे याद रखो, जो किसी संख्या के पहाड़े में आती हैं या उसमें किसी संख्या से भाग करें एक के और खुद के अलावा, तो वो पूरा पूरा भाग चला जाए। समझ में आ गई आपको भाज्य संख्याएं? जैसे 48 है, तो 48 8 के पहाड़े में आती है, भाज्य संख्या है। 45 है, 5 के पहाड़े में आती है, 9 के पहाड़े में भी आती है, 15 के पहाड़े में भी आती है, भाज्य है। ठीक है, तो भाज्य समझ में आ गई। अब आते हैं अभाज्य पे। उसी परिभाषा से अभाज्य को बना देंगे। अभाज्य वो जो किसी भी पहाड़े में नहीं आती, किसी में भी, केवल अपने पहाड़े में और एक के में तो सभी आते हैं और अपने में तो सब आएंगे ही। तो और किसी भी पहाड़े में जो संख्या नहीं आती उसे कहते हैं हम अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या के उदाहरण कौन से हैं? 2 हैं। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 11। क्योंकि देखो 2 किसी पहाड़े में आता है अपने अलावा नहीं, और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये भी आपको याद रखना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। कोई आपसे पूछे, आपको ये जानकारियाँ होनी चाहिए। यही तो बातें आपको क्लास में सबसे अच्छा स्टूडेंट्स बनाती हैं, छोटी छोटी बातें याद रखना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारी 2। एक, फिर वो कोई पूछे आपसे कि एक होती है सबसे छोटी, एक भी तो किसी पहाड़े में, एक ना तो भाज्य होती है और ना अभाज्य। ठीक है, तो आपको ये याद रखना कि एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य। सबसे छोटी भाज्य कौन सी है हमारी? अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। ठीक है, ये सबसे छोटी संख्याएं लिखी हुई हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। क्या 11 किसी पहाड़े में आती है? नहीं आती। क्या 19 किसी पहाड़े में आती है? नहीं आती। क्या 37 किसी पहाड़े में आती है? नहीं आती। तो ये सारी संख्या जो किसी भी पहाड़े में नहीं आती अपने अलावा और एक के अलावा, तो वो होती है हमारी अभाज्य संख्याएं, और पहाड़े में आ जाए तो वो भाज्य संख्या है। समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे है हमारा अभाज्य गुणनखंड। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं से और ले से पढ़ाऊँगा इसके बाद में, तो आपको अभाज्य गुणनखंड करने आने चाहिए। छोटी छोटी संख्याओं के ही आपकी क्लास में, केवल वही आपको सीखने हैं। अभाज्य का मतलब होता है अभाज्य संख्याओं से, और गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के रूप में तोड़ना। खंड मतलब तोड़ना, गुणन मतलब गुणा के। तो कोई संख्या दे रखी होगी हमें, और हमें उसे अभाज्य संख्याओं की गुणा के रूप में तोड़ना है। भाज्य संख्या नहीं लेनी है, अभाज्य जो भी पढ़ाई थी वही लेनी है। वो मैंने ऊपर लिख दी है कौन कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, यहीं तक आपकी क्लास में यूजेबल है। इसके बाद और बहुत होती हैं, आपको यहाँ तक याद रखनी है। अब हमसे सवाल आ गया कि 12 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 12 और फिर इसे 2 से भाग करने की, सबसे पहले क्या नंबर है? 2 है संख्या, तो हम देखेंगे 2 से भाग जा रहा है इसमें, हाँ जा रहा है। कितनी बार? 6 बार, 6 लिख दिया।
अब इसे देखते हैं, इसमें क्या 2 से भाग जा रहा है कितनी बार, 3 बार। अब देखते हैं इसमें 2 से भाग जा रहा है 3 में, नहीं जाएगा। फिर बारी आती है किसकी, 3 की, 3 से जा रहा है, हाँ 1 बार। नीचे 1 आ जाएगा तो समझ लो सवाल यहाँ पे ख़त्म। और इन तीनों को गुणा का निशान लगा के लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। इनकी गुणा करेंगे, देखो यही आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो 12 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, ऐसे ही 18 के करने हैं। तो 18 को सबसे पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से। नंबर इस तरह से ले चलाना है। तो 2 से कट जाएगा 9 बार। अब 9 तो 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, 9 आएगा 3 के पहाड़े में, 3 तिया 9 और फिर 3 अपने आप पहाड़े में। तो इसके हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। समझ में आ गया। अब आती है 25 की बारी। 25 5 से कटेगा, क्योंकि ना तो 2 के पहाड़े में आता है ना 3 के पहाड़े में आता है। आता है क्या, नहीं आता ना। तो 2 और 3 के बाद फिर किसकी बारी है, 5 की तो है। तो 5 से कटेगा, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो इसके हो गए 5 गुणा 5। ये अभाज्य गुणनखंड है। आगे की अभ्यास में काफ़ी सारा समझाएंगे हम। तो अभी फिलहाल हम इतना ही बता रहे हैं। अब बात करते हैं गुणनखंड वृक्ष की। ये गुणनखंड वृक्ष क्या होता है। गुणनखंड वृक्ष आपकी किताब में सवाल इस तरह से दे रखा है। हालांकि गुणनखंड वृक्ष से तो हम सवाल नहीं करेंगे, मैसे ले सके करेंगे तो इसी तरीके से, पर फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, एक्टिविटी की तरह अच्छा लगेगा समझ के कि ये गुणनखंड वृक्ष क्या होता है। तो गुणनखंड वृक्ष की सहायता से भी हम वही चीज़ें निकालते हैं जो हमने पीछे अभी निकाली है। क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये थोड़ा एक्टिविटी की तरीके से करते हैं तो बच्चों को इसे इंटरेस्टिंग लगता है, तो मैं इसे आपको बता रहा हूँ। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं के तो इससे नहीं निकल सकते हैं, पर छोटी छोटी संख्याओं के इससे निकल सकते हैं। जैसे 12 का निकालना है, और ये एक तरीके से 2-3 तरीके से निकल सकता है। जैसे 12 का ही 2 तरीके से निकल रहा है, तो 12 का जैसे बताना है तो 12 देखेंगे हम कौन कौन सी संख्याओं की गुणा करके आता है। कोई सी भी 2 संख्याएं जिनकी गुणा करके 12 आ जाए तो 2 छक्की 12 होता है, 3 चौक 12 होता है बस। तो दोनों तरीके से मैंने बता रखा है। तो पहले 2 छक्की 12 वाला देखते हैं। तो आपने बताया कि 12 आता है जी 2 और 6 की गुणा करके, तो 2 छक्की 12 हो गया। अब 2 की तो और गुणा करके किसी की आएगा नहीं, 2 तो एक 2 की और एक अपने की आता है, तो उसे तो छोड़ देते हैं गोला बना के। किसे गोला बना के छोड़ देंगे, जो केवल अपनी ही गुणा करके आए। 2 तो अपनी गुणा करके आता है ना एक में, और तो किसी की नहीं करके आता। अब आ जाओ दूसरी पे। अब देखेंगे 6 किस किस की गुणा करके आता है। 6 आता है 2 और 3 की, 2 तिया 6 होते हैं कि नहीं होते। तो हम 6 को और तोड़ देंगे, 2 और 3। तो ये जो निकल रहा है ना, ये पेड़ की टहनियाँ हैं, इसीलिए इसे वृक्ष टाइप कहते हैं। ठीक है, ये टहनियाँ हैं वृक्ष की, इसलिए इसे गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। अगर इसकी और हो जाती तो और अच्छा वृक्ष बनता। तो 2 और 3 के फिर देखेंगे क्या 2 और 3 किसी की गुणा करके आता है, नहीं आता। तो फिर इनके भी गोला बना देंगे। लास्ट में जिन पे गोला बन जाए नीचे, वो सारे हमारे आंसर होते हैं, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3। अब दूसरा तरीका जो है, किसी दूसरे बच्चे ने बताया कि सर 12 तो 3 और 4 की गुणा करके भी आता है, 3 चौक 12 होते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम उससे भी करते हैं। तो 3 चौक 12 हो गया। तो अब देखेंगे कि 3 क्या किसी की गुणा करके आता है, नहीं, बस अपनी तो गुणा करके आता है एक में, 3 एकम 3। 4 आता है क्या, हाँ 2 दूनी 4 आता है, और तो किसी की नहीं आता, पर 2 दूनी 4 ही आएगा। तो फिर हमने इसे भी कर दिया 2 गुणा 2, 3 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 2 तो अपने अपने पहाड़े में आएगा ना। फिर 3 गुणा 2 गुणा 2। बात एक ही है, चाहे इसे यहाँ लिख लो चाहे इसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर हमारा वही आया, 3 गुणा 2 गुणा 2 या 2 गुणा 2 गुणा 3, एक ही बात है। और भी उदाहरण ले रखे हैं मैंने इसके, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। और भी समझते हैं, 20 के कर रखे हैं, 24 के भी कर रखे हैं। तो पहले 20 के समझते हैं। तो 20 को मैंने लिखा हुआ है, 20 को लिख रहा है 2 गुणा 10, क्योंकि 2 धाम 20 होते हैं और 5 चौक 20 दोनों तरीके से होते हैं। एक बच्चे ने तो बताया 2 धाम 20, एक ने बताया 5 चौक 20। तो मैंने दोनों तरीके से लिख के आपको बता दिया है। 2 धाम 20 लिखेंगे तो इस वाले 2 की तो होंगे नहीं कुछ, क्योंकि 2 तो अपनी गुणा करके आता है। 10 आ जाएगा हमारा, 2 पंजे 10, 2 और 5। फिर जो 2 और 5 है, ये आपस में अपनी गुणा करके आते हैं। 2 अपनी पहाड़े में आता है, 5 अपनी पहाड़े में आता है। 2 गुणा 2 गुणा 5। अब जिस बच्चे ने बताया था 5 चौक 20, अब उसके हिसाब से बता दिया कि 5 चौक 20। 5 तो अपने ही पहाड़े में आता है और किसी गुणा करके नहीं आएगा। 4 आएगा 2 और 2 की गुणा करके, फिर ये भी किसी पहाड़े में नहीं आएंगे। तो आ गया 5 गुणा 2 गुणा 2। तो गोला उन संख्याओं पे बनाना है हमें। आप ये सोच रहे होंगे गोला क्यों बना रहे हैं, किस संख्या पे बना रहे हैं। तो गोला केवल उन्हीं संख्याओं पे बनाना है जो किसी और पहाड़े में नहीं आती हैं। जैसे 5 नहीं आती, 2 नहीं आती, 2 नहीं आती। फिर जिन पे गोला बन रहा है उनकी गुणा करके लिख दो। 24 की समझोगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें वृक्ष और थोड़ा लंबा बन गया है।
अब हमने बच्चे से पूछा तो उसने बताया 24 किस किस गुणा करके आता है, तो उसने कह दिया 8 या 24, 6 चौक 24, 12 दूनी 24 भी होते हैं, पर मैं इन दोनों से ही बता रहा हूँ। तो 8 या 24 अगर मैंने किया तो 3 तो किसी की गुणा करके नहीं आता, तो देखो मैंने इस पर गोला बना दिया। मैंने इस पर गोला बनाया नहीं बनाया, क्योंकि 8 हमारा आता है 2 चौक 8। मैंने इस पर बना दिया क्योंकि ये फिर किसी की गुणा करके नहीं आता। 4 आता है 2 दूनी 4, फिर इन पे भी गोला बना दिया। तो इसमें 2 2 2 और 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये इसके हो गए गुणनखंड। अगर 6 चौक 24 से तोड़ेंगे तो देखो 6 भी हमारा टूट जाएगा, 4 भी टूट जाएगा। यहाँ पे किसी भी संख्या पे गोला बनाया है मैंने? नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये दोनों संख्याएं ही गुणा कर करके आ जाती हैं, ये 2 और 2 की, ये 2 और 3 की। अब ये किसी की नहीं आती तो इन मैंने बना दिया गोला। 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया इसका उत्तर। समझ में आ गया आपको गुणनखंड वृक्ष और अभाज्य गुणनखंड दोनों। तो आज का सबसे लास्ट टॉपिक है सह अभाज्य संख्याएं। इसे और पढ़ लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप की संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखो, सह का मतलब होता है साथ और अभाज्य का मतलब होता है जो किसी से ना कटे। तो ऐसी संख्याएं जो साथ रहती हैं, जोड़ों में रहती हैं, ये जोड़ा मतलब 2 संख्याएं होंगी और दोनों हमारी एक दूसरे से पूरी पूरी नहीं कटेंगी, तो उन्हें कहते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं। अब पता कैसे करेंगे सह अभाज्य संख्याओं को? तो देखो मैंने उदाहरण लिख रखे हैं, 3 उदाहरण लिख रखे हैं, 9 16 15 25 14 27। ये 3 संख्याएं मैंने लिखी हैं, 3 जोड़े हैं एक तरह से, संख्याएं तो 6 हैं। तो हम कैसे पता करेंगे ये सहअभाज्य संख्याएं, या कैसे समझोगे आप कि ये सहअभाज्य संख्याएं, तो वो मैंने आपको समझा रखा है। तो पहले बात करते हैं 9 और 16 की। तो 9 और 16, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9 के अपवर्तक। अपवर्तक मैंने आपको आज ही पढ़ाए हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हैं वो अपवर्तक, ठीक है, किस किस संख्या से विभाजित हो रही है वो संख्या। तो 9 किस किस संख्या से कटेगी? 1 से, 9 से और 3 से। ऐसी 16 किस किस से कटेगी? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से। ठीक है जी। अब आप देखिए, क्या इन दोनों अपवर्तकों में ऐसा कोई अपवर्तक है जो दोनों में हो? देखो 3 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 8 भी नहीं है, 16 भी नहीं। केवल कौन सा मिलेगा? एक ही ऐसा अपवर्तक होगा जो दोनों में मिलेगा। तो जब ऐसी 2 संख्याएं जिनका सार्व अपवर्तक, सार्व का मतलब होता है दोनों में, सार्व अपवर्तक 1 आ जाए तो वो हमारी होती है सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? दोनों संख्याओं के अपवर्तक लिखो और दोनों में बस एक ही ऐसा अपवर्तक हो जो दोनों में है, तो वो हो जाएंगी सहअभाज्य संख्या। जैसे कि और लिया मैंने 15 और 25। 15 का अपवर्तक लिखेंगे तो 1 3 5 15 4 आ गए, और 25 के लिखेंगे तो 1 5 25। तो देखिए इसमें दोनों में क्या है, एक तो 1 है और एक 5 भी आ गया, जबकि होना क्या चाहिए 1। तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। ये मैंने नहीं का भी उदाहरण आपको लिख के समझा दिया है, ताकि आपको अंतर समझ में आ जाए कौन सी सहअभाज्य है और कौन सी नहीं है। तो ये तो सहअभाज्य है। क्यों है सहअभाज्य? क्योंकि इसमें जो दोनों में अपवर्तक कॉमन आ रहा है, सार्व अपवर्तक है, वो 1 है। इसमें 1 के अलावा 5 भी है, 1 भी है और 5 भी है, जबकि केवल एक ही जिसमें आए वही होती हैं। उदाहरण एक और है नीचे, 14 और 27। 14 के अपवर्तक होंगे 1 2 7 14, और 27 के 1 3 9 27। दोनों में सार्व अपवर्तक कौन कौन सा आ रहा है? तो जिस पे मैंने गोला बना रखा है वही हमारा केवल सार्व अपवर्तक आ रहा है, यानी क्या आ रहा है? 1, है ना। तो बस ये हमारा सहअभाज्य संख्या है। समझ में आपको आ गया सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है? और वैसे भी इससे इसमें भाग करेंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, इससे इसमें करेंगे तो भी नहीं जाएगा, इससे इसमें करेंगे तो नहीं जाएगा, पर अगर शेष से दोबारा कर देंगे तो चला जाता है। तो सहअभाज्य संख्या वो होती हैं जिनका सार्व अपवर्तक हमारा 1 होता है। समझ में आ गया आपको? तो जिन संख्याओं का सार्व अपवर्तक 1 हो, यानी कि उनके अपवर्तक अगर देखें और दोनों में केवल एक ही ऐसा अपवर्तक हो जो दोनों संख्याओं में होगा, तो वो हमारी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको काफ़ी सारी टाइप की संख्याएं पढ़ा दी हैं। अपवर्त्य पढ़ाया, अपवर्तक पढ़ाया, सम संख्या पढ़ाई, विषम संख्याएं पढ़ाई, अभाज्य संख्याएं भी पढ़ाई, भाज्य संख्या पढ़ाई, सहभाज्य संख्याएं, गुणनखंड करना किसी भी संख्या के, और गुणनखंड वृक्ष की सहायता से गुणनखंड करना, काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ाए हैं। तो आप इस वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देखिए, आपको वीडियो ज़रूर समझ में आ जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसी हमारी अगली वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप उसे देख लें और अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।